हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब फैमिली स्टार स्टडी प्लस में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में उन्हीं बच्चों की ज़रूरत है जो कि एकदम स्वस्थ ध्यान लगा के पढ़े और इस वीडियो को एंजॉय से देखें। क्योंकि कोई भी काम अगर आप एंजॉय करके करते हैं, एंजॉय से करते हैं, तो वो काम जल्दी होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप आज के इस वीडियो में हम क्लास 10वीं के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के बारे में बताएंगे, जो कि पिछले साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन, जैसे इसके पहले जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम वो बताएंगे। ठीक है, तो आप लोगों से आशा करते हैं, कुछ होप करते हैं कि आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, ताकि आप लोगों का भी फायदा है। और अब की बार आपको 90 पार उठाना ही है। तो आइए इस वीडियो के पहले क्वेश्चन के साथ कुछ देरी ना करते हुए, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास बहुत ही कम है, तो आइए करते हैं इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है कि भोपाल गैस, ठीक है, भोपाल गैस आपदा थी। भोपाल गैस आपदा थी, तो भोपाल गैस क्या थी बताइए। भोपाल गैस आपदा थी, तो वो थी क्या ना, मानव जाति आपदा। ठीक है, मानव जाति आपदा थी। ठीक है, भोपाल जो गैस थी वो मानव जाति आपदा थी। अगर आपको देखिए, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, क्योंकि हम समझेंगे कि कितने बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, समझते हैं, ताकि हमको भी और मनोबल बढ़ेगा कि चलिए भाई और भी बच्चे जानते हैं, तो उसी उसी हिसाब से हम क्वेश्चन आप लोगों को लाएंगे। ठीक है, तो आइए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कि अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से, ठीक है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है, बताइए। ये तो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये बच्चों VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप लोग रट जाइए। ठीक है, ये हर एक साल पूछता है। ये आपको पूछा था एक बार 2019 में, और 18 में पूछा था, और 2021 में पूछा था। ठीक है, और 22 में नहीं पूछा था, ये 23 में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो बताइए कौन सा है, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है। तो वो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए बच्चों, क्योंकि आप कहीं समझने से देखिए, हम तो इस क्वेश्चन के आंसर जानते हैं, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों को क्यों हमको पता है, अगर आप लोगों को पता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा बताइए बच्चों। तो इसका आंसर होगा जोन 5। ठीक है, जोन 5 में सबसे ज़्यादा भूकंप आने की संभावना होती है, और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक जोन होता है, कौन, जोन 5। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि तटबंध, ठीक है, तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को साधन के रूप में लगाना चाहिए, बताइए। जो तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को साधन के रूप में लगाना चाहिए, तो वो लगाना चाहिए कटीली झाड़ियाँ अगर आप लगाते हैं तटबंध के किनारे, तो वनस्पति को साधन के रूप में किसको लगाना चाहिए, कटीली झाड़ियों को। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन समय आप लोगों के पास क्योंकि बहुत ही कम है, तो हम 30 या 40 45 क्वेश्चन जितने भी बताएंगे तो जल्दी बताएंगे। ठीक है, तो आप लोगों से आशा करते हैं कि हमारी वीडियो को हमारी बातों को गौर से सुनिए, और हम क्योंकि एक क्वेश्चन को 2 या 3 बार बताते हैं ताकि आप लोगों को सुनने में कोई परेशानी ना हो, आपको समझने में कोई परेशानी ना हो, और आपको याद, देखिए कोई भी अगर बात को अगर आप 2 या 3 बार सुनते हैं ना, तो आपको तुरंत याद हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपसे आशा करते हैं कि हमारे हमारी इस बातों को बढ़िया से सुनिएगा। और आइए इस वीडियो के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन के सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है, बताइए। सर्वाधिक खतरनाक इसमें से कौन सा सुखाड़ है, सामान्य सुखाड़ या कृषि सुखाड़ या मौसमी सुखाड़, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कृषि सुखाड़ जो होता है ना, सबसे खतरनाक सुखाड़ होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कृषि में अगर सुखाड़ आ जाए तो हम लोग को भोजन नहीं मिलेगा, तो बहुत सारी कठिनाई उत्पन्न हो जाती हैं किसानों भाइयों को, हम लोग को बहुत ही मतलब दुख होता है। बहुत सारे किसान आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे पैसा लगता है उसमें। ठीक है, तो सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ कौन है, तो कृषि सुखाड़ है। ठीक है, कृषि में सुखाड़ का आना। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है, बताइए। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है, बताइए। 5वें नंबर क्वेश्चन का क्या होगा बताइए। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है, तो वो है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन जो है वो आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक है। ठीक है, तो देखिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है, बताइए। जो केंद्रीय सरकारी जो बैंक है उसका गठन होता है, तो किस जिला स्तर पर होता है। ठीक है, जिला स्तर पर। ठीक है, केंद्रीय सहकारी बैंकों का जो केंद्रीय सहकारी बैंक है उसका गठन गठन कहाँ होता है, तो जिला स्तर पर। ठीक है, जिला स्तरीय पर होता है। ठीक है, अब देखिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वें नंबर के क्वेश्चन के निम्नलिखित में कौन, ठीक है, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, बताइए। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, तो वो है निजी क्षेत्र भी होगा, और सार्वजनिक क्षेत्र और आर्थिक नियोजन। ठीक है, ये
तीनों होगा, ठीक है। तो इसका आंसर उत्तर सही क्या होगा, इनमें से सभी, ठीक है, ये सभी होंगे, देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेषता है, तो ये भी निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक नियोजन, ठीक है, ये तीनों होगा। तो इनमें से डी, अगर तीनों होगा तो इसमें लास्ट ऑप्शन दिया है डी, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी होगा, ठीक है। तो अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। ये तो VVIP क्वेश्चन है, ये हर एक साल आपको पूछे ही जाते हैं, ये पूछे ही जाते हैं। ये 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर जो क्वेश्चन है हर एक साल पूछे जाते हैं, ठीक है। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा नीति का मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है, तो वो किया है प्रारंभिक शिक्षा जो है, प्रारंभिक शिक्षा को भारतीय सरकार ने, हमारी भारतीय सरकार ने शिक्षा का मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है, ठीक है। कौन, प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है हमारे भारतीय सरकार ने। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई, बताइए। शुरुआत की गई, किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई, तो वो की गई थी बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। बलवंत राय जो मेहता समिति थी उसके अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, ये तो VVIP क्वेश्चन है। इसका आंसर आप जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर पता है तो। अगर नहीं पता है तो हम बता रहे हैं, क्योंकि अगर अब देखिए अगर आपको पता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में उसके क्वेश्चन नंबर लिखे और उसका आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ये हमको लिख दीजिए, ठीक है। क्योंकि हम समझ जाएंगे कि आपको आता है या नहीं आता है। और आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाइव आएँ और आपको एक साथ ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन बताएं, ताकि देखिए हम छोटा छोटा क्वेश्चन इसलिए बताते हैं आपको, कोई छोटे छोटे वीडियो करके, क्योंकि आपको कोई भी कठिनाइयाँ ना हो पढ़ने में, ठीक है। अगर हम लाइव आएंगे तो आपको पूरा अच्छे से मटेरियल देंगे और उसको हम अच्छे से पढ़ाएंगे, समझा के पढ़ाएंगे, क्योंकि लाइव में आप लोग हम लोगों से हमसे क्वेश्चन भी पूछेगा, हम उसका आंसर भी बताएंगे, ठीक है। तो आइए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन VVIP क्वेश्चन है, ठीक है। VVI से VVI है, ठीक है। देखिए अगला नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, बताइए बताइए बच्चों, कब हुआ था झारखंड राज्य का गठन, कब हुआ था। तो झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 में, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, बताइए। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो बताइए लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो उसको कहता है, किसको कहता है, तो उसको कहता है राजनीतिक दल को, ठीक है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या है, बताइए। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या है, तो वो है, मुख्य कारण कौन सा है, बताइए। तो मुख्य कारण पानी की कीमत में वृद्धि, पानी की कीमत में वृद्धि, वो क्या है, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण है, ठीक है। पानी की कीमत में वृद्धि, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन की दल बदल कानून, देखिए दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है, बताइए। तो ऑब्जेक्टिव VVIP क्वेश्चन है ये बच्चों, आपसे जितना ही बोल, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सारे के सारे बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं जो कि बार बार पूछे जाने वाले हैं। तो ये है निम्नलिखित में दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, तो वो लागू किस पे होता है, बताइए। तो वो लागू होता है सांसदों एवं विधायकों पर, सांसदों और विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या होता है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, बताइए। ये लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, इन बातों को किसने कहा था, बताइए। इन बातों को किसने कहा था, तो वो थे अब्राहम लिंकन जो थे, वो लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासक है, ये कथन किसका है, अब्राहम लिंकन का, ठीक है। किसका है, अब्राहम लिंकन का। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है, बताइए। ये तो बच्चों आप लोगों को जितना बोल रहे हैं ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। ये पंचायती राज व्यवस्था का नियंत्रण स्तर क्या है, तो बताइए क्या है। इसमें से ग्राम पंचायत जो है वो पंचायती राज व्यवस्था का न्यूनतम स्तर है, ठीक है। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है, ये नगर पालिका जो होती है वो किस अनुसूची से संबंधित होती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर कि नगर पालिका
अनुसूची से संबंधित होती है। कौन? नगर पालिका। 12वीं अनुसूची से संबंधित होती है नगर पालिका। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप लोग रट जाइए। ये आपको पूछा था 2020 में, और 19 में पूछा था, और 21 में पूछा था, और 22 में पूछा था। ठीक है, ये 4 साल लगातार पूछा था क्वेश्चन ये। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि यंग इटली, ये तो यंग इटली, इससे ही आप लोग समझ जाइए कि ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? बताइए किसने की थी? ये बच्चों आप लोग एकदम याद कर लीजिए, ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोग को बताते हैं बहुत बार कि जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन है हम लोग को लिख देते हैं कि ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो बताइए यंग इटली की स्थापना किसने की थी? अगर आपको पता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में बच्चों एक बार लिखिए, दबा कर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो यंग इटली की शुरुआत की यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो वो थे मेजिनी। ठीक है, मेजिनी जो थे उन्होंने यंग इटली की स्थापना की थी। कौन थे? मेजिनी। यंग इटली की स्थापना किसने की थी बच्चों? मेजिनी ने। ठीक है, बस देखिए जो उसका उत्तर है वही दिमाग में रखिए, फालतू आप लोग अभी आप लोग को इतना समय नहीं है कि दूसरा आप लोग देखें। ठीक है, दूसरा आप लोग ऑप्शन देखें, नहीं देखना है दूसरा ऑप्शन, क्योंकि आप लोग समय बहुत कम है। देखिए जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है जितना हम बता रहे हैं और वही आप लोग याद रखिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर दूसरे ऑप्शन की ओर जाते हैं तो आपका दिमाग इधर उधर हो जाएगा और क्वेश्चन का आंसर याद नहीं होगा। ठीक है, तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए वियना जो कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? बताइए वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी मेटरनिख ने। मेटरनिख जो थे वो वियना कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कौन? मेटरनिख ने। ठीक है, मेटरनिख ने। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ये बच्चों VVI, ये बच्चों क्या है? VVI। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 18 में पूछा था, 20 में पूछा था, 21 में पूछा था, 22 में भी पूछा था, और 23 में भी पूछेगा, ये गारंटी है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन क्या करता है, देखिए ये बिहार बोर्ड वाले क्या करते हैं कि एक ही क्वेश्चन जैसे 2 साल पहले का क्वेश्चन दे देंगे, या 3 साल पहले क्वेश्चन या पिछले साल जो पूछा था उसी में से 10 क्वेश्चन दे देंगे, या उसके पिछले साल पूछा था उसमें से 20 क्वेश्चन दे देंगे। ऐसा ही करते हैं। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, वो पिछले रिपीटेड क्वेश्चन देते हैं। अगर आप प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके जाते हैं तो ये मेरा दावा है कि आप लोग 80 प्लस करके आइएगा, 80 क्या 90 प्लस करके आइएगा। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो हुआ था 1881 में। कब हुआ था बच्चों? 1881 में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, 1881 में। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? बताइए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? तो हुआ था 1944 में। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1944 में। और भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1881 में। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस पत्रिका ने रातों रात, ठीक है, किस पत्रिका ने, वो एक पत्रिका थी, कौन सी ऐसी पत्रिका थी जो रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? बताइए कितनी चालाक थी वो पत्रिका कि अपनी कि किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो ये तो क्वेश्चन आप लोग को पता होना चाहिए, अगर अपने पाठ को पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो हम बता रहे हैं, तो वो थी अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, सी, ऑप्शन नंबर सी, अमृत बाजार पत्रिका जो थी उसने रातों रात अपना इस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? बताइए अंकोर वाट एक मंदिर है, वो कहाँ है? अंकोर वाट मंदिर जो है ये कहाँ है? तो ये है अम्बोडिया में। अम्बोडिया एक देश है जहाँ ये अंकोर वाट मंदिर है। ठीक है, अम्बोडिया में। अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? अम्बोडिया में। अंकोर वाट मंदिर कहाँ है बच्चों? अम्बोडिया में। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ? ये तो बच्चों आप लोगों को याद रखना ही चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको छोड़ेगा नहीं। आप 10वीं में हो या 12वीं में हो, ये क्वेश्चन आपको छोड़ने वाला नहीं है। आप 10वीं 12वीं छोड़िए नहीं, आपको पूरे जीवन में आपसे लोग पूछते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, कोई भी टीचर आपसे पूछ देगा। तो इसको आप लोग याद करके रखिए, और ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग
हत्याकांड हुआ था, ठीक है। कब? 13 अप्रैल 1919 में। अब देखिए हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा था, ये भी क्वेश्चन है बच्चों। ये हिंद स्वराज जो पुस्तक जो थी उसको किसने लिखी थी बताइए। कौन कौन थे? महात्मा गांधी थे, या सुभाष चंद्र बोस, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, या सरदार वल्लभ भाई पटेल? कौन थे? तो वो थे हिंद स्वराज जो लिखे थे वो थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक की पुस्तक की स्थापना की थी, यानी पुस्तक को लिखा था, ठीक है। उनकी लिखी हुई है कि ये किताब है हिंद स्वराज, ठीक है, जिसमें हम लोग के बारे में बताया गया, अपने भारतवासियों के बारे में बताया गया है, कर्म के बारे में बताया गया है, ठीक है। आपका अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि हीराकुंड बांध बना कब बन, बताइए। हीराकुंड बांध के बारे में आपको पता होना चाहिए। हीराकुंड बांध जो है, हीराकुंड बांध कब बना बताइए। हीराकुंड का बना है, बताइए किस पर बना है। जो हीराकुंड बांध है वो किस पर बना है? महानदी पर, या गंगा नदी, किस नदी, कोसी नदी पर? ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। हीराकुंड बांध किस पर बना है? तो महानदी पर। महानदी पर हीराकुंड बांध बना है। किस पर बना है? बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? बताइए बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको बताए थे। तो रिपीटेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक बार और हम बताए हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, ठीक है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो वो है जमालपुर में, ठीक है। जमालपुर में बिहार रेल का वर्कशॉप स्थित है। कहाँ है? जमालपुर में। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि अगला नंबर क्वेश्चन है कि काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? बताइए। जो काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? किस जिला में स्थित है? अगर आप लोगों को पता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में बच्चों एक बार जरूर लिखिए। अगर नहीं पता है तो हम बता रहे हैं। तो काटी तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है, ठीक है। मुजफ्फरपुर जो जिला है उसमें काटी तापीय विद्युत परियोजना स्थित है। कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? बताइए निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो निम्न में से कौन? तो वो है भूकंप, ठीक है। भूकंप जो है वो प्राकृतिक आपदा है, जो कि हमारे प्रकृति के द्वारा आता है। भूकंप आता है। और आग लगाना तो आप भी लगा सकते हैं, बम विस्फोट आप भी कर सकते हैं, या रासायनिक दुर्घटनाएं आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो प्राकृतिक आपदा क्या है? भूकंप है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि संचार, ठीक है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है क्या है? बताइए संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो वो है मोबाइल, ठीक है। मोबाइल से हम बहुत ही आसानी से किसी से बात कर सकते हैं, ठीक है। और किसी के हमको बहुत ही जल्दी कोई भी संदेश अगर पहुंचाना होता है तो मोबाइल के द्वारा हम बहुत जल्दी पहुंचा देते हैं। संचार का इसलिए उसको संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, इसको लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं मोबाइल को। टेलीफोन तो समझ लीजिए कि बहुत ही वाकी टाकी होता है, वो थोड़ी दूर के लिए होता है, और रेडियो जो होता है आप लोगों को पता ही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? बताइए कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? तो है तो इनमें से सभी होगा, ठीक है। इनमें से सभी, क्योंकि नदी में गाद जमना, या अधिक वर्षा, या हिमालय की बर्फ का पिघलना, ठीक है। इसलिए मतलब ये जब सब होते हैं तभी कोसी में बाढ़ आने का कारण बनता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या होगा। महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम है? बताइए महासागर की तली में होने वाले कंपन का क्या क्या परिणाम है? बताइए। तो वो है सुनामी, ठीक है। सुनामी जो है वो महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम क्या है? सुनामी है। अगर महासागर में कुछ भी होता है तो सुनामी आती है, ठीक है। और चक्रवात कब आता है? जब हवा में चक्रवात आता है, ठीक है। हाँ, पता होना चाहिए आपको। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बताइए किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये बच्चों आप लोग क्वेश्चन याद रखिए। ये क्वेश्चन याद रखिए, वीवीआईपी क्वेश्चन है, क्योंकि ये 1918 में पूछा था और 21 में भी पूछा था, ठीक है। और आशा करते हैं कि इस बार भी पूछेगा, ठीक है। देखिए क्योंकि आप कुछ सोच नहीं सकते हैं, ठीक है, कि इस बार क्या पूछेगा, पिछली बार क्या पूछा था। आप बस इसको जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं बस इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। हम गारंटी लिख के देते हैं कि आप अगर 80 क्वेश्चन में से आप 65 प्लस करके आइएगा, एकदम गारंटी लिख के देते हैं, ठीक है। तो बताइए 32 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बताइए तो किस नदी को? तो वो है कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक का नदी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? बताइए भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? ये बच्चों एकदम वीवीआईपी क्वेश्चन है। आपसे आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एक साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो भारत उपभोक्ता में संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? बताइए। देखिए क्वेश्चन को समझिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? तो वो हुआ था 1986 में, ठीक है। 1986 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हुआ था। कब हुआ था? 1986 में। तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिहार
बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है, बताइए बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो वो है कृषि। अगर हमारे बिहार में कृषि ना हो तो मतलब बहुत ही कठिन हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा खेती हम लोग के बिहार के कृषि के किसान भाई लोग करते हैं। कौन? बिहार में जीवनयापन का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि है। ठीक है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि पशुपालन एवं, ठीक है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? बताइए पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? तो बताइए किस क्षेत्र के अंग है? तो वो प्राथमिक क्षेत्र के अंग है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के पशुपालन एवं मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र के अंग है। ठीक है, तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता, ठीक है, देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? बताइए जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? बताइए। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आपके जीवन काल में भी उपयोग होता है। ठीक है, तो बताइए स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आर्थिक उद्देश्य क्या है? देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग, हम बार बार बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग रट जाइए, याद कर लीजिए, अब जैसा भी हो। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ऑब्जेक्टिव वीवीआईपी क्वेश्चन है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। और रिपीटेड क्वेश्चन छोड़िए ना, इसको मतलब बहुत बार आप कहीं जाइएगा बात तो कॉम्पिटिशन में भी ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से एकदम रट जाइए। तो इस क्वेश्चन का देखिए उत्तर, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो तीव्र आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, तीव्र आर्थिक व्यवस्था, रोजगार सृजन और निर्धनता उन्मूलन, इसमें से सभी होगा। ठीक है, क्योंकि आर्थिक उद्देश्य के लिए ये सभी जो है वो स्वतंत्रता के बाद मुख्य आर्थिक उद्देश्य के लिए ये जरूरी है। ठीक है, इनमें से सभी। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या होगा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन कि किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कही गई है? बताइए। तो वीवीआईपी क्वेश्चन है ये, बच्चों आप लोग रट जाइए, इस क्वेश्चन को आप लोग रट जाइए एकदम, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हर एक बार पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन आपको इस साल भी पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कही गई है? तो बताइए। तो वित्तीय राजधानी कही गई है मुंबई को। ठीक है, मुंबई को वित्तीय राजधानी कही गई है। ठीक है, तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्दी से जल्दी, क्योंकि हम लोगों को लाइव भी आना है और आप लोग अच्छे से पढ़ाना है, क्योंकि अगर हम लाइव आएंगे तो आप लोगों से बातचीत भी होगी और आप लोग हमसे क्वेश्चन कीजिएगा, हम उसका उत्तर बताएंगे। और आशा करते हैं कि देखिए अभी तो ठंडी बहुत बढ़ चुकी है। ठीक है, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप लोग घर में रहिए और पढ़िए, बस कुछ ही दिनों की बात है। ठीक है, 30-35 दिन की बात है, आप लोग पढ़ जाइए एकदम और इसको रट जाइए। और देखिए क्योंकि मार्क्स के आपके नंबर जो मैट्रिक्स या इंटर्स के नंबर होते हैं उसको आपके जीवन काल में बहुत उपयोग होते हैं, क्योंकि आपसे कभी जाएगा तब से लोग प्रश्न नहीं पूछेंगे, आपसे डायरेक्ट आपका बोर्ड का नंबर पूछेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए। और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। और हाँ, जुनून रखिए, बस पढ़ना है। ठीक है, बस 30 दिन बच्चों, बस और 30 दिन मेहनत की, अब की बार 80 पार 90 पार करना है आपको। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप एक बार नाव पर बैठ गए तो आप उस पर जाना ही है बस। तो आशा करते हैं आप लोग वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों।